बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्सपीडिया में स्वागत है। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो रहे हैं डिलीटेड सिलेबस को लेकर के, तो आज हम लोग उसी डिलीटेड सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में जो सिलेबस डिलीट हुआ है वो क्या है, और जो रियलिटी में जो आपको उस सिलेबस डिलीटेड सिलेबस को ले करके जो रियल पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए वो क्या है। जैसे बच्चों आप देखिए कि क्लास 12th फिजिक्स में एक बहुत बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफ़ी बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतनी बड़ी यूनिट में एक हेडिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड एंड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। मतलब आपके पास में एक सेल है, खोखला गोला है, आपने इसको चार्ज दे दिया। तो अब इसको चार्ज देने के बाद ये सारा का सारा जो स्फेयर पर चार्ज है वो बाहर कितनी फील्ड बनाएगा, आउटसाइड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनसाइड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये जो एक डेरिवेशन होता था विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ से हम लोग इसको करते थे। तो ये अब आपके जो कमिंग 2021 और 2020 के लिए जो है ये सिलेबस में अब नहीं है। तो कह सकते हो कि आप इलेक्ट्रोस्टैट्स एक भारी भरकम यूनिट था, तो उस यूनिट से एक छोटी सी जो हेडिंग थी वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। जबकि अदर जो एप्लीकेशंस थे लाइक चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना विद द हेल्प ऑफ द गॉस लॉ, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना विद द हेल्प ऑफ द गॉस लॉ, तो ये जो आपके और जो बेहतरीन रिजल्ट्स थे गॉस लॉ पर वो सारे के सारे अब हैं। तो ओवरऑल फाइनली ये कहा जाए कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये वाली जो हेडिंग है इसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। अब चलते हैं हम लोग, एक और भारी भरकम यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज़ अब हटा दी गई है, आइए देखते हैं। एक छोटी सी वहाँ पर भी हेडिंग होती थी जब हम रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर। तो कंडक्टिंग जो रेजिस्टेंस होते हैं वो टेम्परेचर के साथ में वेरी कर जाते हैं, टेम्परेचर बदले जाने से वो बदल जाते हैं। तो रेजिस्टेंसेस में हम कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस की बात किया करते थे जो कि जनरल वे में, मतलब जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स होते हैं उन टेम्परेचर्स पर वो नहीं बदलते हैं। ऐसे रेजिस्टेंसेस में से एक रेजिस्टेंस होता है कार्बन का बना हुआ रेजिस्टेंस। जो ये कार्बन का बना हुआ रेजिस्टेंस है, तो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रेजिस्टेंस नहीं पढ़ने हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक कलर कोडिंग आर्टिकल था कि अगर कोई रेजिस्टेंस आपके पास आता है तो उसका रंग देख करके कि वो पीले रंग का है, उसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं, पट्टियाँ होती हैं रंगों की, तो उन रंगों को देख करके आप बहुत आसानी से उस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कलर कोडिंग आपके अब सिलेबस में नहीं है। तो वंस अगेन इस बड़ी सी यूनिट में एक छोटी सी जो ये हेडिंग है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंसेस का सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंसेस का पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन, श्रेणी और समांतर क्रम में जब प्रतिरोध होते थे तो उनका जो पूरा का पूरा जो डेरिवेशंस था कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल निकालिए इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशंस, तो वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ बच्चों एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए
कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पढ़ोगे, जब आप पोटेंशियोमीटर सर्किट पढ़ोगे, तो वहाँ पर सीरीज़ और पैरेलल की बातें होंगी। एंड दैट इज़ वाई ये जो आर्टिकल है ये ऑन पेपर तो डिलीट हो गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई वी हैव ए टिक ओवर दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। अब और आगे चलते हैं, मैग्नेट में आते हैं। मैग्नेट भी एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो सब यूनिट एक से एक बढ़कर एक हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मैग्नेट हुआ, ये सब एक से बढ़कर एक यूनिट्स हैं। तो बच्चों मैग्नेट में बहुत बड़ी मैग्नेट यूनिट है, उसमें एक छोटी सी हेडिंग आप ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में जो सिलेबस डिलीट हो गया है वो कुछ हेडिंग्स हैं, नॉट द यूनिट्स। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि रियलिटी को शो करती है कि आप जो डिलीटेड सिलेबस को ले करके कंफ्यूज हो कि बहुत कम सिलेबस हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैग्नेट में एक साइक्लोट्रॉन डिवाइस होती है जो चार्ज के पार्टिकल को, आवेशित कणों को एसेलरेट करती है और उनको तेज़ी से चलाती है, और फिर इन तेज़ी से चलते हुए पार्टिकल्स बम्बार्डिंग करते हैं और न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो बनती है। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है जो मैग्नेट के ढेर सारे जो कंसेप्ट हैं, जो मैग्नेट में हम बहुत सारी चीज़ें जो कंसेप्चुअल पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, तो उन फंडामेंटल चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर हमें ये साइक्लोट्रॉन जो है ये समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो हमें कॉन्सेप्ट तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे मैग्नेट के, बस उन कॉन्सेप्ट्स का जो एक एप्लीकेशंस था साइक्लोट्रॉन, अब वो हमें नहीं पढ़ना है। तो बहुत रेयरली चांस होता था कि साइक्लोट्रॉन पर कोई थ्योरी का क्वेश्चंस बने, लेकिन साइक्लोट्रॉन के जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होंगे, इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। साइक्लोट्रॉन की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ द मैग्नेटिक के सारे फंडामेंटल पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, और उन्हीं फंडामेंटल पॉइंट्स पे एक डिवाइस होती थी साइक्लोट्रॉन, केवल वो नहीं पढ़ना है। तो साइक्लोट्रॉन का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन बच्चों इसका न्यूमेरिकल साइक्लोट्रॉन का नाम नहीं लिखा होगा, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपके लिए रहेगा। यानी कि बिहाइंड द स्क्रीन अगर हम देखें तो हमें साइक्लोट्रॉन के न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में साइक्लोट्रॉन ये नाम नहीं होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, एक यूनिट है इंटरेस्टिंग, मैग्नेटोस्टैटिक्स। बच्चों इस यूनिट की, हाँ दैट इज द यूनिट, यू कैन से कि ये एक यूनिट है। इस यूनिट की सच्चाई क्या है? हम लोग बच्चों जब इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं, तो जितना भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल कर दिया जाए, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये बन जाती है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो वैसे भी जब हम लोग ये यूनिट जब आपके यहाँ था, तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़ चुके होते हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक्स बहुत आसान हो जाता है, कोई टिपिकल सिचुएशन है ही नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए कि मैग्नेटोस्टैटिक्स आप जो है दोबारा एक तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप इलेक्ट्रिक के डाइपोल की बात करते थे, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी कट कर दिया जाए। तो क्या इससे हमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है? तो आंसर है कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप पसीना बहा चुके होगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप बेहतर तरीके से कर चुके होगे। और जो लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कर चुके हैं, जिनको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो गया है,
उनके लिए मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो मैग्नेटिक डाइपोल है दैट इज़ वेरी सिंपल। तो चाहे ये हो या ना हो, ये ऑलरेडी आपका जो है पढ़ा हुआ हो गया। फिर एक छोटी सी हेडिंग एक बार फिर से, मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें हम डायामैग्नेटिक की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करते हैं। तो वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में थ्योरी की प्रॉब्लम्स बना करती थी और बहुत रेयरली क्वेश्चंस बन जाएंगे थ्योरी के, एंड दैट इज़ वाई इस आर्टिकल को डिलीट कर देने से आपको बहुत बड़ा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो इधर जो हमने डिस्कशन किया है ये एक छोटी सी हेडिंग है, एंड दैट इज़ वाई बहुत बड़ा बेनिफिट आपके लिए नहीं है डिलीटेड सिलेबस का, क्योंकि छोटी सी हेडिंग ही तो डिलीट की गई है। सिमिलरली ये भी एक छोटी सी हेडिंग है, एंड दैट इज़ वाई अगेन यू हैव ए नो बिग बेनिफिट रिगार्डिंग दैट। और फिर ये जो है एक्चुअल में तो उनकी रूल बुक में, बोर्ड की जो रूल बुक है उसमें ये डिलीटेड है, लेकिन अब उनसे पूछना चाहिए, बोर्ड से पूछना चाहिए कि भैया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिलीट कर दिया आपने, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि दे ऑल आर एक्सपर्ट्स। बट आप जानते हैं कि ये सिचुएशन, ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, हम केवल रियलिटी पर फोकस कर सकते हैं, हमें फेथफुली क्या चीज़ करनी है जिससे कि हमें अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलें, वो हमारे हाथ में है। और फिर इसके बाद में साइक्लोट्रॉन भी एक छोटी सी हेडिंग है। तो बच्चों ये है एच फॉर हेडिंग, हेडिंग हटा देना, कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है कोर्स को डिलीट करने में। ये भी है एच फॉर हेडिंग और ये भी है एच फॉर हेडिंग, एंड दिस इज़ द यूनिट। ये एक यूनिट है, कह सकते हैं कि ये यूनिट है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मेहनत कर चुका है उसके लिए फिर ये बहुत आसान रहता है, एंड दैट इज़ वाई नो प्रॉफिट अगर हम लोग देखें। मैग्नेटिक मटेरियल भी एक छोटी सी हेडिंग है जो अब आपके सिलेबस में नहीं है। और आगे चलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक से होते हुए अल्टरनेटिंग करंट पर पहुंचते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट पर फिर से एक बार इंटरेस्टिंग है कि ये पावर फैक्टर एक हेडिंग है बच्चों, एक छोटी सी हेडिंग है। उनकी रूल बुक में ये डिलीट है, बट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिना पढ़ाए हम फेज़र डायग्राम की बात ही नहीं कर पाएंगे। फेज़र डायग्राम एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल होता है, तो उसको जब हमें पढ़ना पड़ेगा तो चाहे या ना चाहे पावर फैक्टर की बातें हमें करनी ही पड़ेंगी, एंड दैट इज़ वाई ये डिलीट है बट पढ़ना पड़ेगा, और ये भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और फिर से एक हेडिंग है वॉटलेस करंट, एच फॉर हेडिंग। तो वॉटलेस करंट पावर फैक्टर से जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो जब बच्चों हम लोग पावर फैक्टर पढ़ेंगे तो वॉटलेस करंट में क्या जाता है, बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए कि आपने किसी काम में जो है या किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए, सपोज करिए कि आपने 5000 रुपीज़ खर्च कर दिए और फिर आपसे कहा गया कि भाई 1 या 2 रुपए और की बात है, वो भी अगर कर दो तो बेटर हो जाएगा। तो जब जिसने 5000 रुपये खर्च कर दिए हैं उसके लिए 1-2 रुपये का तो कोई मीनिंग है नहीं, एंड दैट इज़ वाई इसका हाल यही है कि जब हम इतना सारा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ चुके होंगे और पावर फैक्टर के बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, तो वॉटलेस करंट वो होना ही होना है, एंड दैट इज़ वाई इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है 12th में। उसमें बच्चों जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट था, बेसिक आइडियाज़ अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट, अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, तो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटली डिलीटेड आप कह सकते हो, क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ थी कि डिस्प्लेसमेंट करंट के जो बेसिक आइडियाज़ हैं अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। और फिर चलते हैं लाइट में, ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स में जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन,
वो अब नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में करीब कंप्लीट रिफ्लेक्शन परावर्तन को पढ़ने में हमें कम से कम जो है 6 घंटे का तो समय लगता ही था। तो ये 6 घंटे की हमारी अब बचत होगी। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द कंपटीशन एग्ज़ाम, देन यू ऑल शुड प्रिपेयर दिस। नहीं, अगर आप कंपटीशन पर फोकस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कंपटीशन बच्चों, किसी भी प्रकार का कंपटीशन जहां पर फिजिक्स है, तो वहां पर उसके लिए ये डिलीटेड नहीं है, ये सब कुछ इन्वॉल्व है, सब कुछ शामिल है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ये हम केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही बात कर रहे हैं। और फिर एक छोटी सी हेडिंग आती है रिजॉल्विंग पावर। ये रिजॉल्विंग पावर नाम की जो हेडिंग है ये हटा दी गई है। तो जहां जहां उन्होंने पर्टिकुलरली हेडिंग हटाई है, तो दैट इज द चीटिंग अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने अपनी रूल बुक में जो है डिलीट भी बोल दिया कि नाउ दीज आर्टिकल्स आर डिलीटेड, बट रियलिटी आप देख ही रहे हैं। तो ये एक रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, और टेलीस्कोप, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। तो ये छोटी छोटी हेडिंग्स होती थी। अगर हम इन हेडिंग्स को कॉपी में लिखें तो 3 लाइन की एक एक डेफिनेशन है कि रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की क्या होती है, 3 लाइन की डेफिनेशन है, और माइक्रोस्कोप की क्या होती है, वो भी 3 लाइन की डेफिनेशन है। फिर स्कैटरिंग एक छोटी सी फिनोमेना है जो कि हटा दी गई है। पोलराइजेशन एक चैप्टर है जो कि हटा दिया गया है। तो पोलराइजेशन चैप्टर को भी करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अच्छा खासा जो है 6-7 घंटे का समय लग जाता है, तो ठीक है, वो हटा दिया गया। उसके बाद में फिर आगे मूव करते हैं और मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं क्या है क्या नहीं। आगे हम चलें जल्दी से एक बार फिर से माय फाइनल व्यू रिगार्डिंग द डिलीटेड सिलेबस। अगर हम देखें तो ये हटाने से या रखने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इतना बड़ा आर्टिकल, इतना बड़ा यूनिट हम पढ़ेंगे तो इसको हटाइए या इसको रखिए, क्या कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सिमिलरली ये भी जो है आपकी 4-5 लाइन की जो है हेडिंग है, जिसको कि करने में समय लगता है हार्डली मुश्किल से 5 मिनट। तो इसको 5 मिनट में हम लोग कर लेते हैं। ये हटा दिया गया है, तो ये हटा दिया गया है, छोटी सी चीज़ है। ये हटा दिया गया है, छोटी सी चीज़ है। ये हटाया गया है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। साइक्लोट्रॉन आपके थ्योरी पार्ट से तो हट गया है, न्यूमेरिकल से आप नहीं बच पाओगे। साइक्लोट्रॉन में न्यूमेरिकल से आप नहीं बच पाओगे, ये अच्छे से सुनिए बात को। उसके बाद में मैग्नेटोस्टैटिक, जिसने इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो है कंप्लीट किया है, जिसने इलेक्ट्रिक डाइपोल को तोड़ फोड़ दिया है, उसके लिए मैग्नेटोस्टैटिक्स कुछ नहीं है। फिलहाल अब नहीं पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटोस्टैटिक्स, केवल इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही अपना काम बन जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल छोटी सी हेडिंग है, अगर इस हेडिंग को हम लोग लिखें तो 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट होती है, इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक मटेरियल्स की, डाया, पैरा, फेरो, और ये हटा दिया गया। पावर फैक्टर बच्चों पढ़ना पड़ेगा। वॉटलेस करंट जो है कोई अब तोप नहीं है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी, पढ़ना पड़ेगा। अब बेसिक आइडियाज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा। छोटी हेडिंग रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़नी पड़ेगी। स्कैटरिंग एक छोटा सा फिनोमेना है, नहीं पढ़ना पड़ेगा। पोलराइजेशन आपका नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इसके जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। मॉडर्न फिजिक्स में क्या नहीं पढ़ना है, एक एक्सपेरिमेंट होता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये नहीं पढ़ना है। तो वंस अगेन ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। और रेडियो एक्टिविटी जरूर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी में अल्फ़ा बीटा गामा डिके, रेडियो एक्टिविटी का जो डिके प्रोसेस था, अब वो आपको नहीं पढ़ना है। ज़रूर यहाँ पर आपको जो है एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन आ गया, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ यही है डिके लॉ और हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बीई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो ये अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल अभी जितना भी मैंने डिलीटेड सिलेबस को डिस्कस किया है, तो मॉडर्न फिजिक्स में उन्होंने कोई हेडिंग नहीं हटाई है, चैप्टर हटाया, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर है और ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट होता है ये
आपके जो है एग्ज़ाम के लिए, बट अब उससे आपको फ्री कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट नाउ वी मूव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक बहुत ही बेहतरीन यूनिट है फिजिक्स का। फिजिक्स तो है ही ऐसा कि कौन बेहतरीन है ये कहना बड़ा मुश्किल है, सभी के सभी अपने जो कंसेप्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, एक से बढ़कर एक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डायोड होता है, जेनर डायोड। अब ये नहीं पढ़ना है। जेनर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वो नहीं पढ़नी है। जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, वो नहीं पढ़ना है। तो ये सारा का सारा जो था ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस डिलीटेड है, नॉट फॉर द योर कंपटीशन एग्ज़ाम। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर कंपटीशन एग्ज़ाम देन हिट ओवर ऑल द टॉपिक्स इन फिजिक्स। किसी को भी आप लापरवाही से मत करिए। हर आर्टिकल बहुत ज़रूरी है, हर पॉइंट बहुत ज़रूरी है, हर दोस्त बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे आपके जो आप चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो फाइनली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द कंपटीशन एग्ज़ाम देन गो स्मूथली रिगार्डिंग योर स्टडी। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हैं तो हाँ, थोड़ा सा चीटी के बराबर रिलैक्सेशन ज़रूर हुआ है आपके सिलेबस में। और फाइनली अपनी बात ख़त्म करते हैं। तो ओवरऑल जो मेरी अपनी विज़न है, जो मेरा अपना व्यू है डिलीटेड सिलेबस को लेकर के, तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर था जो कि उन्होंने हटाया है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो छोटी छोटी जो हेडिंग्स थी उनको हटा दिया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ओके बच्चों, थैंक यू। और अगर फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, उसको क्लियर करेंगे। थैंक्स टू ऑल।